आज हम डिस्कस करेंगे जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है और जो एंजाइम होता है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती है और इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। दोनों इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम जो है ये क्या होते हैं, ये अनचेंज्ड रहते हैं। दे रिमेन अनचेंज्ड। जब भी रिएक्शन के अंदर ये चले जाते हैं, रिएक्शन के अंदर चले जाते हैं, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद ये दोनों रहते हैं अनचेंज्ड। दूसरा, इनको यूज़ किया जाता है, यूज्ड अगेन एंड अगेन, यूज्ड अगेन एंड अगेन, दोबारा से इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब रिएक्शन ख़त्म होती है तो फिर से एंजाइम या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अपनी फॉर्म में उभर आता है। दोनों की बात करें, दोनों यूज़ होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। माइन्यूट क्वांटिटी में दोनों यूज़ होते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या एंजाइम, दोनों माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। दोनों एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये इक्विलिब्रियम को, जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, ये उसको अल्टर नहीं करते हैं। डू नॉट अल्टर, ये इसको अल्टर नहीं करते हैं। दोनों इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। डू नॉट स्टार्ट रिएक्शन, डू नॉट स्टार्ट रिएक्शन। अलबत्ता ये क्या करते हैं, खाली ये एनहेंस करते हैं किस चीज़ को, रेट को एनहेंस करते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, ये इसको लोअर करते हैं। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट्स के साथ शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब डिफरेंस की बात की जाए, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात की जाए, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या सिंपली क्या होते हैं, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, या ये सिंपल मिनरल आयन्स होते हैं। सिंपल मिनरल आयन्स होते हैं। तो एंजाइम्स की बात करो, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स, और इनका कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर। दूसरा, ये कैटालाइज करते हैं डाइवर्स रिएक्शन को, बहुत सारे रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं, डाइवर्स रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं। लेकिन एंजाइम जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, एक से दो या फ्यू ज़्यादा रिएक्शन उसको ये कैटालाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बेनिफिट है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का। इनको कोई भी रेगुलेटर मॉलिक्यूल रेगुलेट नहीं करता है। नॉट रेगुलेटेड, कोई भी रेगुलेटर मॉलिक्यूल इनको रेगुलेट नहीं करता है। अलबत्ता जो एंजाइम्स होते हैं ये रेगुलेट हो सकते हैं, रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, जो कन्फर्मेशन चेंज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात की जाए, ये लेस सेंसिटिव होते हैं, किसके, टेम्परेचर और पीएच को ये कम सेंसिटिव होते हैं। और इसकी बात करोगे, एंजाइम की बात करोगे, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी भी चेंज टेम्परेचर या पीएच में होगा तो उनकी इफ़िशेंसी पे असर पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है, दैट इज स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एंजाइम जो भी होगा, कोई भी एंजाइम जो होगा वो कैटालाइज कर सकता है, या चेंज करता कुछ ही सबस्ट्रेट्स को, या फ्यू ग्रुप, या पर्टिकुलर ग्रुप जो होगा, या स्पेसिफिक ग्रुप, फ्यू ग्रुप नहीं, स्पेसिफिक ग्रुप जो सबस्ट्रेट्स का होगा उनको कैटालाइज कर सकता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर।
एंजाइम की बात की जाए, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक काम कर सकता है। ये एक पर्टिकुलर रेंज जो टेम्परेचर का होगा, रेंज जो होगा उस रेंज तक ये काम कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी में ये जिस बॉडी में ये होता है, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये होता है, उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये आसानी के साथ काम कर सकते हैं। इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा या अगर कम टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा, तो जो ये एंजाइम है, एंजाइम जो है इसकी एफिशिएंसी, इसके काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। जैसे इंसान के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर पे काम करते हैं, लेकिन कुछ सेल जो है वो तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकती है, तो उनके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम्स भी क्या करेंगे, 45 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। या कुछ हॉट स्प्रिंग्स कुछ हॉट स्प्रिंग्स है जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं दे आर हीट रेजिस्टेंट। एंजाइम जो वहाँ पे होते हैं हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स वहाँ पे होते हैं। तो जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके अंदर के एंजाइम जो है वो किस टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है दैट इज ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हर कोई भी एंजाइम आप ले लो, वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी जो है, हाईएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच पर दिखाता है, स्पेसिफिक पीएच, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। और इसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी जैसे टेम्परेचर पे वैसे ही यहाँ पे इसकी एक्टिविटी डिक्लाइन होती है, चाहे आप एबो जाओ या चाहे आप पीएच उससे लो करो, जो ऑप्टिमम पीएच होगा उससे ज़्यादा। और जो मोस्ट एंजाइम्स है वो फंक्शन करते हैं बेस्ट कहाँ पे, फंक्शन करते हैं बेस्ट किस पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे। ठीक, या कोई जैसे हमारी बॉडी में भी कुछ एंजाइम है जो न्यूट्रल के अलावा, जैसे हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, तो ये किस पीएच पे ज़्यादा काम करता है, pH 2। या बाकी जो इसके अलावा ट्रिप्सिन है जो ड्यूडेनम में पाया जाता है, ट्रिप्सिन, ठीक, वो फंक्शन करता है किस पीएच पे, 8.5 पीएच पे। तो डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं। नॉर्मली जो एंजाइम्स है वो न्यूट्रल पीएच पे ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट बनना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये कैटालिसिस के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब कौन सा फैक्टर, जितनी ज़्यादा हायर द एफिनिटी, जितनी ज़्यादा एफिनिटी किसकी, एंजाइम की, जितनी ज़्यादा एफिनिटी एंजाइम की होगी किसके लिए, फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिए जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी एंजाइम की, उतनी ज़्यादा मोर, उतनी ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, उतना जल्दी कैटालिसिस होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पहले क्या होता है, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट को एस से, ठीक, उतनी जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है उसकी वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे वी से। जितना पहले एस होता है उतना ज़्यादा एंजाइम की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पहले क्या होते हैं, पहले एंजाइम्स मोर होते हैं
और सबस्ट्रेट कम होता है, जैसे ही सबस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैटालिसिस दिखाते हैं। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये जैसे ही राइज होती है, लेकिन कुछ टाइम तक ये राइज होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सबस्ट्रेट जो है जैसे सबस्ट्रेट जो है जब ये एक्सीड करता है, ज़्यादा होता है, एक्सीड करता है, उसके अलावा क्या होता है, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन उस वक्त क्या होती है, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन होती है कम, एंजाइम कंसंट्रेशन लो। पहले सबस्ट्रेट कम था, जैसे ही सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रहा था एंजाइम भी ठीक ठाक थे, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट अब एक्सीड हो गया तो एंजाइम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो हम कह सकते हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे, एक साइड से वेलोसिटी रखेंगे और दूसरी साइड से सबस्ट्रेट। पहले पहले जैसी सबस्ट्रेट था तो रेट ऑफ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही एक टाइम ऐसे हो गए मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे, उसके बाद क्या हो, जैसे सबस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने भी अवेलेबल मॉलिक्यूल्स है एंजाइम्स के वो सारे यूज़ होंगे।